नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। जुस्तजू थी ख़ास, ये उसकी आखिरी किस्त है। मैं भूल चुकी हूँ कि ये उसकी चौथी किस्त है या पांचवीं किस्त है। बहरहाल ये इसकी आखिरी किस्त तो पक्का है। तो चलिए अब इस किस्त को शुरू कर देते हैं बग़ैर देर के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको और काफ़ी दिनों से ये नावल चल रहा है और ये वाहिद आई थिंक सो नावल मेरा होगा जो इतने दिन तक मैंने चलाया, क्योंकि मैं जो भी एपिसोड प्रोवाइड करती थी एक दिन में 2 दे देती थी, 3 दे देती थी, लेकिन इसको मैंने सही अच्छे तरीके से एक एक एपिसोड रोज़ाना आप लोगों को दिए। तो 5 दिन हो गए या 6 दिन मुसलसल इस नावल को हो चुके हैं और मेरा ख्याल है एक बंदे का इतना ही सब्र होता है एक नावल के लिए। तो मैं आप लोगों के सब्र को और नहीं आजमाती और आज इसको फाइनली ख़त्म कर देती हूँ। तो चलिए मुझे भी आज इसकी समझ लग जाएगी कि आज इस नावल में क्या होना है और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इस नावल में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं भी बेचारी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ और मुझे भी जाहिर सी बात है आप लोगों का ख्याल है जब आप लोग नहीं एक साथ पढ़ सकते तो मेरा भी नहीं बनता कि मैं पहले पढ़ लूँ और फिर आप लोगों को बाद में सुनाऊँ। ये चीटिंग होगी और गलत बात भी होगी। तो चलिए मैंने ये चीटिंग नहीं की और चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं कि इस आखिरी एपिसोड में क्या होता है। दिलावर को रात का खाना देने के बाद वो वॉशरूम के आईने के सामने खड़ी खुद की सुर्ख आंखें देखती हुई हाथ में मौजूद सिगरेट पी रही थी। उसे दिल जलाने और गम मिटाने का यही तरीका समझ में आया था। अब उसको सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी थी, ऐसी ज़िंदगी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सिगरेट का छोटा सा टुकड़ा रोशनदान से बाहर फेंककर अपनी आंखों को रगड़ती हुई कमरे में आई तो दिलावर को अपने कमरे में देखकर एक पल के लिए ठटकी। क्या कर रही थी वॉशरूम में इतनी देर से? दिलावर उसके बंधे हुए बाल और सुर्ख आंखों को देखता हुआ पूछने लगा। फरार होने का रास्ता तलाश कर रही थी। अफसोस वॉशरूम ऐसा कोई चोर दरवाज़ा नहीं जिससे मैं यहाँ से निकल सकूँ। मिशी के लहजे में तलखी का अंसर घुला हुआ था। वो दिलावर को जवाब देती बेड पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाने लगी। इतनी जल्दी तंग आ गई इस ज़िंदगी से? दिलावर मिशी का चेहरा देखकर उसे पूछने लगा, जैसे बोलना चाह रहा हो इस ज़िंदगी का इंतखाब वो खुद अपनी गलती से कर चुकी है। कैद में रहकर हर कैदी आज़ादी की ख्वाहिश करता है। तुम्हारे ऑफिस के लिए वाइट शर्ट प्रेस कर दी है मैंने, सुबह 8 बजे का अलार्म भी लगा दिया है। मिशी इस अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करती हुई बोली जैसे बोलना चाह रही हो कि वो अब उसके कमरे से जा सकता है। मगर दिलावर उसके कमरे से जाने के बजाय कदम उठाकर चलता हुआ मिशी के पास आया और वो उसके बाल खोलकर उसका दुपट्टा उतारने लगा तो मिशी कंफ्यूज होकर उसको देखने लगी। वो मिशी के वजूद को अपने हसार में लेकर उसके होंठों पर झुका तो मिशी एकदम होश में आई। वो दिलावर को पीछे धकेलती हुई गुस्से में उसे देखने लगी। क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने की कोई शय हूँ मैं तुम्हारे लिए, जिसे जब चाहो तुम अपने मूड और मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करो? मिशी गुस्से में दिलावर के करीब आकर उसका गिरेबान पकड़ती हुई दिलावर से पूछने लगी। ज़रूरत पड़ने के वक्त तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा? दिलावर मिशी को गुस्से से भरा हुआ देखकर नॉर्मल लहजे में उसे पूछने लगा। मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम, ये मेरा जिस्म तुम्हारी वक्त गुजारी का सामान नहीं है, समझो तुम? मिशी दिलावर को दूर धकेलती हुई बोली। यानी वो उससे अपनी ज़रूरत के वक्त रिलेशन चाहता था। शौहर और बीवी के रिश्ते की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। मिशी का खून खौलने लगा। मेरे मरना करने के बावजूद स्मोकिंग किया तुमने दोबारा? अभी तुम वॉशरूम से यहीं कुछ करके आ रही थी, जवाब दो मुझे। दिलावर उसके पास से आती सिगरेट की स्मेल महसूस करता मिशी से पूछने लगा तो मिशी जब्त करती हुई दिलावर से बोली, तुम मेरे बाप नहीं हो जो मैं तुम्हें जवाब दूं, और शौहर तुम बन सको ये तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए चले जाओ इस कमरे से, गेट आउट। मिशी सुर्ख आंखों से दिलावर को देखती हुई घर आकर बोली। दिलावर उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखकर खामोशी से कमरे से चला गया। कहो किस सिलसिले में आना हुआ है, क्या कहना चाहती हो? शेरदिल अपने ऑफिस में मौजूद था। तब हसाम की बीवी महरीन उसे किसी ख़ास बात की आगाही देने के लिए आई थी। तभी उसने अपनी सेक्रेटरी को इजाज़त दी थी कि महरीन को उसके कमरे में भेज दे। मैं आपको हसाम और आपकी वाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। महरीन की बात पर शेरदिल के चेहरे के तासुरात में सख्ती दर आई। वो महरीन को हाथ के इशारे से रोकता हुआ बोला, मेरी बीवी के मुतालिक कोई ऐसी बात मत करना कि मैं तुम्हारे औरत होने का लिहाज नहीं करूँ और गार्ड से कहकर तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंक पा दूँ। शेरदिल महरीन को पहले ही आगाह कर चुका था, अगर वो मुंह खोले तो बहुत सोच समझ के खोले। आपका लबो लहजा बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपनी बीवी पर, जबकि वो हसाम के साथ मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रही है। मैं अब हसाम की बीवी नहीं हूँ, वो मुझे तलाक दे चुका है और वजह आपकी वाइफ है। चंद माह से वो दोनों आपस में मिलते रहते हैं। जैसे हसाम ने मुझे हानिया के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही बहुत जल्द हानिया आपको हसाम के लिए छोड़ देगी। ऐसा कुछ प्लान किया है इन दोनों ने मिलकर। ये बात तलाक देते वक्त हसाम ने मुझे खुद बताई थी।
और ये इंग्लैंड लाजमी आपकी वाइफ की होगी। ये मुझे हसान के सिटिंग एरिया में से मिली थी। महरीन सब कुछ शेरदिल को बताने के बाद अपने हाथ में पकड़ी पाजेब टेबल पर रखती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि शेरदिल महरीन की बातों को सोचकर और टेबल पर मौजूद पाजेब को देखकर बिल्कुल गुमसुम सा हो गया। ये वाइट गोल्ड की एंगलेट उसी ने हानिया को गिफ्ट की थी। शेरदिल जो गुमसुम सा बैठा था अब गुस्से में ऑफिस के कमरे से बाहर निकल गया। कहाँ जा रही हो हानी बेटा? अब तुम्हारी ऐसी हालत नहीं जो तुम बाहर घूमो फिरो। 2 माह का वक्त रह गया, थोड़ा एहतियात से काम लो। शेर भी 2 दिन पहले तुम्हें यही समझा रहा था। देखो वो तुम्हें किसी बात पर कुछ नहीं कहता, मगर इस मामले में बेहतियाती वो भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। रमला हानिया को तैयार होकर बाहर जाता देखकर टोकती बोली। उसका 7वां माह मुकम्मल होने को था और इन दिनों शेरदिल हानिया के लिए मजीद अपने बच्चे की वजह से एहसास हो रहा था। वो छोटी छोटी बातों पर हानिया को समझाता, मगर हानिया उसकी बातों पर अक्सर चिढ़ जाया करती, जैसे वो इस वक्त रमला की बात से चिढ़ गई थी। मैं कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही हूँ मामा, जो आप और आपका शेर हर वक्त मुझ पर रोक टोक लगाए रखते हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं आप दोनों की हर वक्त की पाबंदियों से। एक दफ़ा ये बच्चा दुनिया में आ जाए तो जान छूटेगी मेरी। कहीं सैरो तफरी करने नहीं जा रही हूँ, एक दोस्त को इमरजेंसी पड़ गई है, उसी को देखने जा रही हूँ। और ये आप अपने शेर का इस अंदाज में नाम लेकर मुझे डराया मत करिए प्लीज़। आपका शेर सिर्फ दुनिया वालों के लिए सामने शेर है, मेरे सामने सर्कस का शेर बन जाता है। आ जाऊंगी अभी आधे घंटे के अंदर। हानिया ख़राब मूड की वजह से रमला को बातें सुनाकर निकल गई। गुस्से में उसने ये भी नोट नहीं किया शेरदिल की गाड़ी घर के पोर्च में मौजूद है, यानी वो ऑफिस में नहीं बल्कि घर में मौजूद था और उसकी सारी बातें सुन चुका था। हानिया को असाम के ऊपर शदीद गुस्सा था। वो असाम से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा चुकी थी और अब उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए जा रही थी, जिसकी वजह से हसाम उसे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा था और मिलने के लिए बोल रहा था। आज उसने सोच लिया था वो हसाम के चैप्टर को भी हमेशा के लिए क्लोज़ कर देगी। ड्राइवर फ़ोन पर बाद में बात करना, कार निकालो फ़ौरन। अपने ड्राइवर को फ़ोन पर बात करता देखकर हानिया उसे हुक्म देती बोली, जी मैं आपको पहुंचकर फ़ौरन इत्तला करता हूँ। ड्राइवर मोबाइल पर बोलता हुआ जल्दी से कॉल काटकर हानिया के हुक्म की तामील करने लगा। ज़ोरदार धमाके के साथ मिशी की दिल खराश चिंग पर दिलावर अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ तेज़ी से भागा। मिशी क्या हुआ है? ये आवाज़, या अल्लाह! प्रेशर कुकर के फटने की वजह से चने की दाल के छोटे छोटे दाने ना सिर्फ पूरे किचन की दीवार पर बल्कि छत पर भी जाकर चिपक गए थे। वो तो शुक्र था कि इसी वक्त मिशी किचन से बाहर निकल रही थी, मगर उसकी कमर भी जद में आ चुकी थी। मुझे लग रहा है तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, दिखाओ मुझे अपनी कमर। तकलीफ की शिद्दत से मिशी का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। दिलावर मिशी का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में लाया और उसके करीब आकर फिक्रमंदाना लहजे में बोलता हुआ मिशी की कमीज़ ऊपर करने लगा। तभी मिशी ने उसको पीछे धकेला। मैं एक आवारा और बेशरम लड़की हूँ, इसलिए मुझसे हमदर्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। दूर रहो मुझसे। जैसे इन दिनों उनका रिश्ता अजनबियों जैसा हो चुका था, वैसे ही मिशी दिली तौर पर ऐसी ज़िंदगी को कबूल कर चुकी थी। उसे इस वक्त दिलावर की हमदर्दी और उसके लिए फ़िक्रमंद होना जहर लगा था, इसलिए वो जहर खोंदाना लहजे में बोली, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था, ज़्यादा जला तो नहीं। इस बात में दूसरी बातों को क्यों बीच में ला रही हो? अगर मुझे नहीं दिखाना चाहती तो ठीक है, फिर डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ। मिशी के लहजे में खुली तलखी वो दिन ब दिन महसूस कर रहा था। अभी की सूरत हाल देखकर नरम पड़ता हुआ बोला, ज़्यादा मेरे हमदर्द बनने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे सगे भाई को मेरी फिक्र नहीं है कि उसकी बहन किस हाल में है, तो तुम तो मेरे सगे भी नहीं, इसीलिए अपने ड्रामेबाजी बंद करो। हमेशा की तरह बाहर से ताला लगाओ और ऑफिस जाओ। मिशी दर्द के बावजूद गुस्से में बोलती हुई कराकर अपना दुपट्टा उतार कर वाशरूम में चली गई, जहाँ से अब पानी गिरने के साथ उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। दिलावर वहीं खड़ा मिशी के रोने, उसकी तकलीफ़, अपने और उसके रिश्ते के बारे में सोचने लगा। जब जब भी मिशी के करीब आया वो सब जज्बात के बहाव में किया गया अमल था, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं था कि वो उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत समझता था। वो आज भी उससे मोहब्बत करता था, मगर चंद माह में जो हालात पैदा हुए वो अपने दिल में मोहब्बत दबा बैठा था। दानियाल को लेकर वो सब मिशी को माफ़ भी कर देता, मगर उसके बाद मुनव्वर वो कैसे मिशी को माफ़ कर देता? इतना बुलंद ज़र्फ कहाँ से लाता कि दूसरी बार की गई इतनी संगीन गलती माफ़ कर दे? दिलावर इन्हीं सोचों में घर से बाहर ऑफिस के लिए निकल गया, मगर रोज़ की तरह वो आज अपनी सोचों में गुम बाहर से दरवाजे को ताला लगाना भूल गया। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम शेरदिल को छोड़कर मुझसे शादी नहीं करोगी? हसाम गुस्से की शिद्दत से अपने जबड़े भेंचते जब करता हुआ सामने मौजूद हानिया से पूछने लगा। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं शेरदिल को छोड़ या ना छोड़ूं, इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। बिलफर्ज अगर मैं उसको छोड़ भी देती हूँ फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि तुम भरोसे लायक इंसान नहीं हो। क्या मालूम तुम फिर मुझे पैसे की खातिर पहले की तरह किसी दूसरे आदमी के आगे डाल दो। क्या मालूम तुम महरीन से भी यही सब करवाते रहे होगे। हानिया खुद एतमादी से बोलती सोफे से उठी तो हसाम उसकी बात सुनकर ज़ोर से चिंका। शट अप हानिया, तुम मासूम शक्ल रखने वाली धोखेबाज लड़की हो। मुझे सारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, वरना अपना अंजाम सोच लेना।
हसाम हानिया को धमकाता हुआ बोला, मगर अब हसाम को अपनी जल्दबाजी और बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो एक छोटी सी लड़की क्या तो बेवकूफ़ बनकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर चुका था। हसाम के धमकाने पर हानिया मुस्कुराई। मेरे बाबा भी धोखे में मारे गए थे, तुम तो शक्ल से भी मासूम नहीं हो। न जाने क्यों उन्होंने तुम पर एतबार करके मैं शादी तुमसे करवा दी। जिस तरह धोखेबाजी से तुमने मुझसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी, बिल्कुल उसी तरह वो प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवा चुकी हूँ। और अंजाम की बात तुम मत करो हसाम, अंजाम तो तुम्हारा ऐसा होगा जो दुनिया सबक लेगी तुमसे। हानिया उसे बोलती उसके घर से जाने लगी, मगर जल्दी से हसाम ने हानिया का बाजू पकड़ा। सोने की चिड़िया थी, उसे प्यार से डील करना ही बेहतर था। हानिया, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अगर मुझे दौलत की लालच होती तो वो मैं सारी दौलत तुम्हारे नाम ही क्यों करता। ये सारी दौलत तुम अपने पास रखो, मगर प्लीज़ मुझे अपना लो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हसाम की बात पर हानिया ने सबसे पहले उसके हाथ को देखा जिससे उसने हानिया का बाजू पकड़ा हुआ था। फिर हानिया ने गुस्से में हसाम को देखते हुए ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया। अपने नजस और प्लीद हाथों से मुझे आइंदा छूने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला तुमने? मोहब्बत करते हो मुझसे? अगर दुनिया में मेरे नज़दीक कोई इंसान नफरत के काबिल है तो वो तुम हो हसाम, सिर्फ तुम। शेरदिल ने तो धोखेबाजी से मेरी इज्जत लूटी थी, लेकिन तुमको मेरा रखवाला बनाया गया था। तुम्हारे ज़मीर ने कैसे गवारा कर लिया कि तुम अपनी इज्जत का सौदा करते गैर मर्द से? तुम जैसे मर्द की बीवी बनने से बेहतर है कि मैं अपने आप को आग लगा डालूं। आइंदा मुझसे रब्ता करने की या मिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा करूंगी मैं। हानिया बेखौफी से उसको बोलती हुई हॉल से बाहर निकलने लगी, मगर वहाँ शेरदिल को आता देखकर हानिया के कदम रुक गए। हसाम शेरदिल को देख नहीं पाया था। उसे हानिया पर शदीद गुस्सा था, जिसके नतीजे में उसने हानिया को धक्का दिया। हानिया! शेरदिल चीखता हुआ तेजी से हानिया की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले वो फर्श पर गिर चुकी थी। यू बास्टर्ड! मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया तूने? शेरदिल ने गुस्से में हसाम का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। शेरदिल के साथ उसका गार्ड और ड्राइवर भी हॉल में आ चुके थे। शेरदिल! हानिया दर्द की शिद्दत से शेरदिल को पुकारने लगी। इसको पुलिस के हवाले करने से पहले इसके दोनों हाथ पांव तोड़ देना। नज़ीर, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। शेरदिल हानिया को अपने बाजुओं में उठाता हुआ अपने ड्राइवर से बोला, जबकि उसके गार्ड ने हसाम को पकड़ा हुआ था। हानिया की हालत और उसकी ब्लीडिंग देखकर शेरदिल के अपने हाथ पांव लर्जने लगे। वो ऑफिस में बैठा सिगरेट के कश लगाता मुसलसल मिशी और अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा था। क्या उसे सारी बातें नज़रअंदाज करके मिशी को एक और मौका देना चाहिए था? टेबल पर रखी हुई फाइल उसने बेदिली से बंद की। आज न जाने कि उसकी तबीयत में अजीब उदासी की सी कैफियत शामिल थी। दिलावर का काम में दिल नहीं लग रहा था। वो घर निकलने के लिए सोच रहा था, तब उसके मोबाइल पर जरिश का वॉइस मैसेज आया। उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। भाई मुझे आपको एक बात बताना थी। इस बात का बोझ बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उस दिन मुनव्वर भाभी से नहीं मुझसे मिलने आया था। मैं बाबा साईं और आपसे बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने भाभी का नाम ले लिया। वो बेचारी बेकसूर थी। उन्होंने मेरे हिस्से की सज़ा आपसे पा ली, मगर कुदरत ने भी मेरे लिए सज़ा मुंतखब कर ली। चंद दिन पहले मुनव्वर को दुश्मनी में मार दिया गया और मैं उसकी मोहब्बत की निशानी अपने अंदर रखकर बाबा साईं और आपके लिए ज़िल्लत का सबब नहीं बन सकती। भाभी से कहिएगा कि वो भी मुझे माफ़ कर दे। आप जब ये मैसेज सुनेंगे शायद तब तक मैं उस दुनिया से जा चुकी होंगी। आपकी बदनसीब बहन जरिश। मैसेज ख़त्म होते ही दिलावर के हाथ से मोबाइल छूट कर नीचे गिरा। जरिश! दिलावर जरिश का नाम पुकारता एकदम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकला। मासूम सी रोती आवाज़ ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया। कल उसके यहाँ बेटा हुआ था, मगर खुद हानिया की अपनी हालत बहुत बुरी थी। ऑपरेशन की वजह से वो कल सोई जागी और दर्द की कैफियत में मुब्तला रही थी, लेकिन अब वो मुकम्मल होश में आ चुकी थी। हानी, अब कैसी हो मेरी जान? दर्द नहीं हो रहा अब तुम्हें? हानिया को होश में आता देखकर रमला उसके पास आती हुई हानिया से पूछने लगी, जबकि शेरदिल जो पहले उसके बेड के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, हानिया की आंखें खोलने पर उठकर वो बेबी कार्ड के पास आ गया। मामा, वो रो क्यों रहा है? हानिया अपने दर्द की फिक्र छोड़कर उस नन्ही सी रोती आवाज़ पर ध्यान देती रमला से पूछने लगी। बेटा, भूख लग रही है शाजिल को, अभी उसका इंतज़ाम किया है शेर ने, तुम उसकी फ़िक्र नहीं करो। रमला हानिया के पास खड़ी उसे बताने लगी। दर्द की वजह से अभी भी उसके चेहरे पर भरभराहट और स्वेलिंग मौजूद थी। ये शुक्र था कि कल वक्त पर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगी को बचा लिया था। फिक्र कैसे नहीं करूं? उसे भूख लग रही है, मुझे दे शाजिल को, मैं फीड करवा देती हूँ। हानिया ने बोलते हुए हिम्मत करके बैठना चाहा। उसे मालूम था शाजिल यानी उसके बेटे का नाम शेरदिल ने खुद रखा होगा, जिस पर उसे या किसी दूसरे को एतराज़ करने की इजाज़त नहीं थी। तुम्हें शाजिल को फीड देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से शाजिल के लिए टॉप फीडर यकमेंट करवा लिया है मैंने, और शाजिल के लिए आयरा का भी बंदोबस्त कर दिया जो उसकी प्रॉपर देखभाल करेगी। तुम्हें मेरे बेटे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शेरदिल की आवाज़ में इतनी अजनबियत थी कि हानिया उसको देखती रह गई और कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों लेगा मेरा बेटा टॉप फीड? अभी मैं जिंदा हूँ मामा, अभी शाजिल को लाकर मुझे दें। मैंने अभी तक सही से देखा भी नहीं अपने बेटे को।
हानिया को शेरदिल की बात बहुत बुरी लगी थी। फिर उसने बेकरार लहजे में रमला से कहा। तब अस्पताल के कमरे में एक 27 साला औरत आई जिसके हाथ में दूध का डब्बा और फीडर मौजूद था। आप इसे यहाँ से ले जाइए और एहतियात से फीड करवाइए। याद रहे, मैं शाजिल के काम में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शेरदिल कार से शाजिल को उठाकर गवर्नेंस के हवाले करता हुआ बोला तो हानिया तड़प कर शेरदिल को देखने लगी। तुम मुझे मेरा बेटा देखने तो देते। शेरदिल, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। मुझसे मेरा बेटा दूर कर सकते तुम। अभी तक तुम अच्छी तरह जान गए होगे कि मैं हसाम के पास क्यों गई थी। सिर्फ और सिर्फ उससे बदला लेना मेरा मकसद था और कुछ नहीं। शेरदिल, जाओ प्लीज़, उस औरत से मेरा बच्चा लाकर मुझे दो, अभी और इसी वक्त। हानिया उससे दो टोक लहजे में बोली तो शेरदिल कदम उठाता हानिया के पास आया। तुम्हारा यहीं तक काम था, बच्चा पैदा करना और उसे मुझे सौंपना, याद है ना? ऐसे ही कुछ बोला था तुमने मुझे। अब तुम्हारा काम मुकम्मल हो चुका है तो तुम बिल्कुल आज़ाद हो। इसमें हक महर की रकम है और तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर के कागजात भी मौजूद हैं जो अब तुम्हारी मलकियत है। तुम अपने हर फैसले में आज़ाद हो हानिया। जब चाहो मुझे छोड़कर जा सकती हो मेरी ज़िंदगी से। शेरदिल हानिया के हाथ में खाकी रंग लिफाफा थमाता बोला। हानिया उसके अल्फाज पर और अंदाज पर दंग रह गई। हम सादगी में झुक क्या गए, तुमने गिरा हुआ ही समझ लिया। शेरदिल ने यह सब किस दिल से हानिया को बोला था ये उसका दिल ही जानता था। ज़ख्मी निगाह हानिया पर डालकर वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। हानिया हैरत ज़दा होकर खाली दरवाजे को देखने लगी जहाँ से चंद सेकंड पहले शेरदिल गया था और फिर वो हैरत से रमला को देखती हुई बोली, देख रही हैं आप, उसकी बात का क्या मतलब था? वो अलग होने की बात कर रहा है, वो भी इतने सुकून से। वो ये सब कैसे भूल सकता है? मेरा बेटा मुझसे छीन रहा है और आप खामोश खड़ी हैं। हानिया दबे दबे गुस्से में रमला से बोली, बेटा रिलैक्स, वो भी गुस्से में है। तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए वरना बात बिगड़ सकती है। और वैसे भी तुमने जो हमाकत की है उसको भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी तक की अपनी तमाम गलतियों और रवैये पर भी नज़र डालो। तुमने भी अभी तक कौन सा अच्छा सलूक किया है शेर के साथ। अभी खामोशी इख्तियार करो, सब ठीक हो जाएगा। रमला हानिया को समझाती हुई बोली। हानी क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो मेरी जान? हॉस्पिटल में रात के पैर हानिया के रोने की आवाज़ पर रमला नींद में हड़बड़ाकर उठी और परेशान होकर हानिया से उसके रोने की वजह जानने लगी। कॉल करके अभी यहाँ बुलाइए शेरदिल को, मुझे बात करना है उससे। हानिया रोती रमला से बोली। दोपहर वाला शेरदिल का रवैया और बातें उसे अभी तक हजम नहीं हुई थी। मगर बेटा इस वक्त टाइम देखो, वो भी आराम कर रहा होगा। मुझे बताओ, अगर पेन वगैरह हो रहा तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। शेर इतनी रात में यहाँ आकर क्या करेगा? रमला हानिया के रोने पर परेशान होती हानिया को समझाती बोली, डॉक्टर को नहीं, आप शेरदिल को यहाँ बुलाइए। अगर आपने उसको कॉल नहीं मिलाई तो मैं अस्पताल में नहीं रहूँगी, भाग जाऊँगी यहाँ से। हानिया की धमकी पर रमला परेशान होती शेरदिल को कॉल मिलाने लगी। कॉल मिलते ही हानिया रमला से मोबाइल ले चुकी थी। क्या कर रहे हो इस वक्त? नींद में डूबी शेरदिल की आवाज़ सुनने के बावजूद हानिया उसे पूछने लगी, क्या तुमने ये सवाल पूछने के लिए मुझे कॉल मिलाई है? सोने के अलावा और क्या करूँगा मैं इस वक्त? शेरदिल घड़ी में टाइम देखता हुआ संजीदा लहजे में उससे बोला। मगर रात के इस पैर हानिया की आवाज़ सुनकर वो मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुका था। शेरदिल, तुम यहाँ आ जाओ अभी और इसी वक्त। हानिया की बात तो शेरदिल तो खामोश हो गया, मगर हानिया के पास खड़ी रमला बोल उठी, हानी तुम पागल तो नहीं होगी हो? उसका सुकून क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो उसको तो आराम करने दो। वो भी कल से अस्पताल में मौजूद था, थका हुआ होगा, उसे रेस्ट करने दो। रमला अब की बार हानिया को डांटती बोली, क्या किया उसने अस्पताल में ऐसा जो थक गया है? बच्चा मैंने पैदा किया, दर्द मैंने सहा है, तकलीफ मैंने उठाई है, थक वो गया है। आप मत बोलें बीच में प्लीज़। शेरदिल, तुम सुन रहे हो मुझे? बताओ तुम यहाँ आ रहे हो अभी या फिर नहीं? हानिया रमला से ये सारी गुफ्तगू मोबाइल पर कान लगाए कर रही थी, जो शेरदिल ने साफ सुनी, जबकि रमला हानिया की बात पर अपना सर पकड़ कर बैठ गई। ओके, मैं आ रहा हूँ। शेरदिल हानिया को जवाब देता हुआ कॉल काट चुका था। बहुत ज़्यादा रियायत देता है शेर तुम्हें, वरना इतना लिहाज तो उसने मोहब्बत करने के बावजूद अपनी सगी बहन का नहीं किया। रमला हानिया को देखकर जताती हुई बोली, रियायत देता तो कोई कमाल नहीं करता, मोहब्बत का दावा भी करता है मुझसे, तो उस पर लाजिम है मेरी हर बात को माने। औलाद पैदा करके दिया मैंने उसको, उसी की ख्वाहिश पर तो फ़र्ज़ बनता उसका, उठाए फिर मेरे नखरे। रमला हानिया के बात सुनकर गहरा सांस लेती खामोश हो गई, क्योंकि इस वक्त हानिया को कोई भी नसीहत करना फजूल था। अब बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ? रमला के इनकार करने के बावजूद शेरदिल उसे ड्राइवर के साथ घर भिजवा चुका था। रमला के अस्पताल से जाने के बाद वो नींद से उठी सुर्ख आंखें लिए हानिया से पूछने लगा कि उसने क्यों इतनी इमरजेंसी में उसे यहाँ अस्पताल बुलवाया था। बीवी से उसके मसले मसाइल दूर से नहीं पूछे जाते, यहाँ करीब आओ, थोड़ा फिर बताऊँगी अपना मसला। हानिया शेरदिल की सुर्ख आंखों को देखती बोली, जिनमें थकन और नींद की खुमारी वाजिया नजर आ रही थी। शेरदिल चलता हुआ हानिया के पास आया, ज़रा सा झुक कर अपना चेहरा हानिया के चेहरे के करीब लाता हुआ उससे बोला, तुम्हारा मसला हमेशा से मेरी ज़ात और मेरे वजूद में पलने वाला मेरा बच्चा रहा है। शाजिल की जिम्मेदारी से तुम बरी जमा हो चुकी हो, जबकि अपने फ़ैसले में अब तुम मुकम्मल आज़ाद हो। जब चाहो मुझे छोड़कर जा सकती हो।
अपनी सिक्योरिटी के तौर पर तुम मज़ीद रकम का मुतालबा कर सकती हो। जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें फ़राहम कर दूंगा। मेरे ख्याल में तो तुम्हारे मसले ख़त्म हो जाने चाहिए। इस तरह से बात करता हुआ वो कितना अजनबी लग रहा था। हानिया का दिल उसकी बातें सुनकर खुश होने के बजाय बेचैन होने लगा। मैं अगर तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम रह लोगे कि मेरे बगैर? इतने महीनों में हानिया पहली बार वो शेरदिल का चेहरा इतने गौर से देख रही थी। पहली बार ऐसा कुछ था शेरदिल की आंखों में जो उसे अपने लिए नज़र नहीं आया, जिसे वो बहुत मिस कर रही थी। मैं तुम्हारे बगैर रह सकूंगा या नहीं, कैसे रह सकूंगा, ये तुम्हें सोचने की वाली बात नहीं है, ना ही तुम्हारा मसला है। शेरदिल का जवाब सुनकर हानिया थोड़ी देर के लिए खामोश होगी। जैसा जवाब देने के बाद शेरदिल खामोशी से हानिया को देख रहा था। हानिया भी उसको खामोशी से देखने लगी। वो उससे खफा था। हसाम वाली बात छुपाने पर हानिया जानती थी। शाजिल को पाकर खुश हो तुम? हानिया आगे हाथ बढ़ाकर शेरदिल की शर्ट पर बनी लकीरों पर उंगलियां फेरती शेरदिल से पूछने लगी। औलाद है वो मेरी, मेरा खून, उसे पाकर खुश क्यों नहीं होगा? अब तो जीने का मकसद उसकी परवरिश करना है। क्या तुमने मुझे इन्हीं सब बातों के लिए यहाँ बुलवाया है? शेरदिल हानिया से पूछता हुआ उसका हाथ अपने सीने से हटा चुका था। वहीं संजीदा लहजा, आंखों की जोत बुझी हुई हानिया के दिल की कैफियत अजीब होने लगी। तुम्हें मालूम है ना, जब मुझ पर बेचैनी और घबराहट सवार हो जाती तो फिर मुझे नींद नहीं आती। सिर्फ तुम मुझे सुला सकते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। मुझे सुकून की तलाश है जो तुम मुझे दे सकते हो। प्लीज़ मुझे सुला दो। हानिया दोबारा शेरदिल की शर्ट को सीने से मुट्ठी में दबोचकर उसे मजीद अपने करीब करती हुई बोली। यानी वो शेरदिल की नींद खराब करके उल्टा उसे फरमाइश कर रही थी कि वो उसे सुला दे। शेरदिल ने तकिया सीधा करते हुए हानिया को बेड पर लिटाया, खुद उसके करीब बेड पर बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। शेरदिल की उंगलियों का लम्स हानिया को सुकून देने लगा। उसने अपना सर तकिए से हटाकर शेरदिल को की गोद में रख दिया। एसी की कूलिंग ज़्यादा होने की वजह से शेरदिल हानिया पर कंफर्टर ठीक से डालने लगा। उसे मालूम था हानिया अब थोड़ी देर में सो जाएगी। तुम्हें मालूम है शेरदिल, मेरी ज़िंदगी में बाबा के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। मैंने अपने सारे जज्बात और एहसासात शादी के बाद अपने शौहर के लिए संभाल रखे थे। फिर उन्होंने मेरी शादी हसाम से करवा दी। हसाम के भयानक रूप को देखकर मुझे इस रिश्ते से खौफ महसूस होने लगा, मगर अजीज़ अंकल ने फिर मुझे समझाया कि एक गलत तजर्बे से इंसान को अच्छी की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। फिर मेरी शादी तुमसे हो गई। दूसरी बार शौहर के रूप में जब मैंने तुमको देखा तो मैं दोबारा खौफजदा हो गई। मैं कैसे तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ शेरदिल? तुम मुझे खुद बताओ, मैं कैसे अपनी मोहब्बत भरे जज्बात एहसासात ऐसे इंसान के लिए वक्फ कर दूँ जिसने मेरे एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरी ज़ात की बुरी तरह से तजलील कर डाली। मैं चाहकर भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाई शेरदिल। अपने लिए तुम्हारी मोहब्बत को देखते हुए भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। मेरा दिल इसकी इजाज़त नहीं देता। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? शेरदिल हानिया की बातें सुनता हुआ उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। वो अपने दिल का बोझ हल्का करके शेरदिल के दिल पर बोझ डालती खुद नींद की वादियों में उतर चुकी थी। जरिश की मौत को आज तीसरा दिन था। उसकी यूं अचानक मौत ने दिलावर के साथ उसकी बड़ी बहन और बाप को भी हिला कर रख दिया था, मगर जरिश की मौत के साथ उसके राज से पर्दा फाश हो चुका था कि जहर खाने की वजह क्या बनी थी। 3 दिन बहन की मौत का सोग मनाने के बाद दिलावर जब शहर में अपने घर वापस आया तब एक नया इम्तहान उसका मुंतजिर था। घर पर मिशी को मौजूद ना पाकर वो परेशान हो चुका था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है दिलावर? अगर मिशी तुम्हारे पास तुम्हारे घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? उसे तो मैंने तुम्हारे हवाले किया था। इससे पहले शेरदिल दिलावर से सवाल करता, रमला सख्त लहजे में दिलावर से पूछने लगी। रमला की बात सुनकर दिलावर और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अगर मिशी मेरे पास मेरे घर पर मौजूद होती तो मिशी के बारे में पूछने यहाँ पर आपके पास क्यों आता? और वो यहाँ आने के अलावा कहीं और जा भी नहीं सकती, इसलिए मैं मिशी को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया हूँ। दिलावर के बोलने पर खामोश बैठा शेरदिल सोफे से उठकर उसके सामने आया तो दिलावर भी उठ खड़ा हुआ। ज़िंदगी में पहली बार तुमने मुझे मायूस किया दिलावर। मुझे तुमसे इस कदर लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी बहन से लाख खफा सही, मगर मिशी छोटी बहन है मेरी। कल सुबह तक वो यहाँ इस छत के नीचे मेरे पास होनी चाहिए। कहीं से भी ढूंढो और मेरे पास लाओ उसे। शेरदिल का लहजा हमेशा की तरह नरम नहीं बल्कि संजीदगी इख्तियार किए हुए था। दिलावर शेरदिल को बेलचक लहजे में बोलता देखकर मज़ीद परेशान होकर वहाँ से चला गया। आप दिलावर के सामने एक्टिंग करके उसे बेवकूफ़ बना सकती हैं, मगर मुझे बताइए कहाँ छुपा कर रखा है आपने मिशी को? दिलावर के वहाँ से जाने के बाद शेरदिल रमला से मुखातिब होता बोला, जो इस वक्त एक हाथ माथे पर रखे दूसरे हाथ से दुपट्टे को कोने से आंसू पूछती इस वक्त काफ़ी परेशान लग रही थी। तुम मुझ पर शक कर रहे हो शेर? तुम्हें लग रहा है मिशी को मैंने कहीं छुपाया? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? शेरदिल की बात पर वो बुरी तरह सटपटाई, मगर अपनी जानिब शेरदिल की जांचती हुई नज़रों को देखकर वो सदमे की कैफियत में उससे बोली, स्टॉप दिस। अब आपकी एक्टिंग बिल्कुल ओवर हो रही है। कम से कम आपको मुझे इल्म में रखकर कोई भी बड़ा कदम उठाना चाहिए था। क्या वजह बनी मिशी के दिलावर के घर से निकलने की? मुझे सब कुछ जानना है।
शेरदिल रमला को देखता हुआ संजीदगी से बोला, अगर सच में रमला को मिशी का इल्म नहीं होता तो अब तक वो अपने हाथों में आए रमला के बेहोश वजूद को अस्पताल लेकर जा रहा होता। मिशी से रमला की दिली वाबस्तगी से शेरदिल अच्छी तरह वाकिफ था, जबकि रमला शेरदिल के मुंह से ओवर एक्टिंग का लफ्ज़ सुनकर बुरी तरह तलमला गई। इतने माह बाद ही सही, मगर अपनी छोटी बहन के लिए तुम्हारा यूँ फिक्रमंद होना अच्छा लगा, वरना मुझे तो लगा था कि तुमने सच में उस पर कुल पढ़ ली है। रमला मिशी के मामले में शेरदिल की दिलचस्पी देखकर उस पर गहरा तंज करती हुई बोली, आप मुझे खुद बताएंगे मिशी कहाँ है इस वक्त, या फिर मैं ही उसको यहाँ खुद लेकर आऊँ? शेरदिल रमला के तंज को नज़रअंदाज करता उससे सीरियस होकर पूछने लगा, मैं नहीं बताऊँगी, तुम खुद ढूंढ लो। रमला लापरवाही से बोलती वहाँ से जाने लगी, क्योंकि शेरदिल का कुछ मालूम नहीं था। वो मिशी को यहाँ लाकर दोबारा दिलावर की बातों पर यकीन करके मिशी को दिलावर के हवाले कर देता, जबकि रमला को दिलावर पर इतना शदीद गुस्सा था कि वह फ़ौरन उसे मिशी का पता बताकर सुकून में नहीं देखना चाहती थी। दिलावर को मिशी के लिए परेशान देखकर उसे इत्मीनान मिला था। आप अच्छी तरह जानती मैं आजकल कितना परेशान हूँ, क्यों मेरी परेशानियों में इजाफा कर रही हैं आप? बता क्यों नहीं देती, आखिर मिशी कहाँ है? रमला को वहाँ से जाता देखकर शेरदिल माथे पर शिकन लिए बोला, तो रमला वापस पढ़कर चलती हुई शेरदिल के पास आए। जो तुम्हारी परेशानियां हैं तुम उनको ख़त्म करो। अपनी बहन को दिलावर के हवाले करके तुम उसकी ज़ात से बिल्कुल गाफिल हो चुके थे, तो अब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मिशी कहाँ पर है इस वक्त। दिलावर और मिशी का जो भी मामला उसे मैं हैंडल कर लूँगी। शाजिर को कल वैक्सीन के लिए लेकर जाना, अगर तुम बिज़ी हो तो बता देना, मैं आराम से मैनेज कर लूँगी। रमला शेरदिल को देखते हुए बोली, शेड्यूल तो बिज़ी है कल का, लेकिन मैं शाजिर के लिए वक्त निकालूंगा। आप हानिया के साथ उसकी डॉक्टर के पास चली जाइएगा, उसका भी अपॉइंटमेंट है। शेरदिल जो आजकल हानिया की तरफ देखने से मुकम्मल गुरेजा था, रमला से बोला, जो काम मेरे करने लायक है वो मैं तुम्हारे कहे बगैर करने को तैयार हूँ, मगर हानिया मुकम्मल तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मुश्किल टास्क मुझे देने के बजाय तुम ही इससे निपटो और पूरा करो। वैसे भी जिस तरह तुम उसको ट्रीट करते हो बहुत ज़्यादा आदतें बिगाड़ चुकी हो उसकी, मेरी कम ही सुनती है वो। रमला जो इन दोनों के रिश्ते के बीच में कशीदगी महसूस कर चुकी थी, शेरदिल को जताकर बोलती अपने कमरे में चली गई, जबकि शेरदिल गहरा सांस लेकर रह गया। राशिदा, आज कुकिंग मैं खुद करूँगी अपने हाथों से, तुम किचन से छुट्टी करो। हानिया किचन में आती राशिदा से बोली, तो वह हैरत से हानिया को देखने लगी जो 3 दिन पहले अस्पताल से घर आई थी। आपका तो अभी ऑपरेशन हुआ है जी, आप कैसे कुकिंग कर पाएंगी? और मालिक को मालूम होगा कि इस हालत में खाना आपने बनाया तो मेरी बिला वजह में शामित आ जाएगी। राशिदा परेशान होती हानिया से बोली, ओहो कुछ नहीं होगा, जब तुम्हारे मालिक अपने पसंदीदा खाने टेबल पर देखेंगे जो उनकी बीवी ने खुद अपने हाथों से उनके लिए बनाए हैं, खुद ब खुद उनका मूड अच्छा हो जाएगा। ये लिस्ट पकड़ो और मुझे ये सारी चीज़ें मंगवा कर दो, और डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना मुझे कुकिंग के दौरान। हानिया राशिदा को कुछ लवाजमात की लिस्ट पकड़वा कर खुद एप्रन पहनने लगी। 3 दिन से शेरदिल उससे सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था, ना उसकी तरफ देख रहा था। उसने हमेशा शेरदिल की नज़र में अपनी वैल्यू अपने लिए तवज्जो देखी थी, इसलिए शेरदिल का ये रवैया वो काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रही थी। हानिया ने उसको मनाने का तरीका यही सोचा कि वो उसके पसंदीदा खाना खुद अपने हाथों से बनाकर शेरदिल की नाराज़गी दूर करे। राशिदा, मेरे लिए दोपहर वाला सालन गर्म करके ले आओ। मेज़ पर सजी खाने की खुशबू बता रही थी कि आज खाना राशिदा ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया। जब भी शेरदिल राशिदा को हुक्म देता हुआ बोला। शेरदिल की बात सुनकर हानिया का चेहरा धुआं धुआं हो गया। क्यों, इस खाने में क्या बुराई है जो तुम्हें दोपहर वाला सालन खाना है? हानिया बिगड़े हुए मूड के साथ शेरदिल को देखती हुई पूछने लगी। रमला आज अपने दोस्त की तरफ निकली हुई थी। खाने के टेबल पर सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। खाने में कोई बुराई नहीं है, बस अब पसंदीदा चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहता हूँ, शेरदिल हानिया से बोलता हुआ मेज़ पर तमाम खानों को छोड़कर राशिदा की लाई हुई प्लेट से खाना खाने लगा। इस तरह करके क्या हासिल होगा तुम्हें, क्या जान सकती हूँ मैं? हानिया गुस्सा पीती हुई शेरदिल से पूछने लगी। मेरे किसी भी अमल से कम तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्या मैं खाना खा लूँ सुकून से, अगर तुम्हारी इजाज़त है तो? शेरदिल के आराम से पूछने पर हानिया कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई और वहाँ से चली गई। आउट, निकलो फ़ौरन यहाँ से। हानिया शाजिल के कमरे में पहुँचकर गुस्से में उसकी गवर्नेंस नरगिस से मुखातिब हुई। 3 दिन से वो शेरदिल की गैर मौजूदगी में शाजिल के पास जाती। शेरदिल के घर आने के बाद उसे शाजिल के पास देखकर कहीं शेरदिल का मूड ख़राब ना हो, वो अपना दिल मार लेती, लेकिन इस वक्त उसको परवाह नहीं थी शेरदिल कुछ भी कहता। वो शाजिल के कमरे से नरगिस को निकालकर शाजिल को बेबी कार्ड से निकालती हुई अपनी गोद में अपने बेटे के नन्हे मुन्ने वजूद को लेकर सुकून से बेड पर बैठ गई। शाजिल को अपने साथ बेड पर लिटाए न जाने कब हानिया की आंख लग गई। हानिया को खबर नहीं हुई। अपने हाथ पर शेरदिल के हाथ का लम्स महसूस करके हानिया की आंख खुली। शेरदिल शाजिल के ऊपर रखे हानिया के हाथ हटाता हुआ शाजिल को प्यार करके बेबी कार्ड में लिटा रहा था। इसे तो सुकून से सोने दो। हानिया को बेदार देखकर शेरदिल आहिस्ता आवाज़ में बोला और शाजिल को कार्ट में लेटा कर वो खुद कमरे से चला गया। बस मैं ही बेसकून रहूं, ये बाप बेटे सुकून से रहें सिर्फ।
हानिया बुरा सा मुंह बनाकर बुड़बुड़ाती है। खुद भी शेरदिल के पीछे अपने कमरे में चली आई, जहाँ वो सोफे पर बैठा स्मोकिंग कर रहा था। कमरे में आती हानिया की आमद पर शेरदिल ने सिर्फ एक बार ही हानिया को खामोश नज़र से देखा और दोबारा स्मोकिंग करने लगा। हानिया ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज करने लगी, मगर जो लिबास वो तब्दील करके कमरे में आई, शेरदिल का उसे नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। लेकिन उसने भी तहिया कर लिया था कि अब उसे इस लड़की के आगे हार नहीं माननी थी, ना ही झुकना था। सोना नहीं है क्या तुमने? नेट की नाइटी में मलबूस खुले हुए बालों के साथ वो शेरदिल के पास आकर उससे पूछने लगे, जो लापरवाह अंदाज में स्मोकिंग करने में अपने आप को मसरूफ़ रखे हुए था। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। शेरदिल उसके हसीन सरापे की जानिब देखे बगैर सोफे की पुष्ट से सर टिकाए स्मोकिंग करता हुआ हानिया से बोला। खुद को नज़रअंदाज किए जाने पर हानिया को बड़ा बुरा लगा। उसने आगे बढ़कर शेरदिल के मुंह में दबा हुआ सिगरेट निकालकर टेबल पर रखी एश ट्रे में मसला तो शेरदिल आंखें खोलकर हानिया को संजीदगी से देखने लगा, जो अपने खुले बालों को शोल्डर से आगे लाती हुई शेरदिल से बोले, तुम्हें अगर मुझ पर गुस्सा आ रहा तो गुस्सा करो, प्यार आ रहा है तो प्यार कर लो, दोनों कामों के लिए तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। बस इस तरह खामोशी की मार मत मारो। हानिया बोलती हुई शेरदिल के ऊपर झुककर अपना चेहरा शेरदिल के करीब चेहरे के लाती हुई बोली, अब तुम क्या चाहती हो हानिया, मुझे सिर्फ ये बताओ। हानिया के इस तरह दिल लुभाने वाले अंदाज पर शेरदिल संजीदगी से हानिया से पूछने लगा, इस वक्त तो तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी तवज्जो और बेपनाह मोहब्बत चाहिए मुझे, जैसे हमेशा तुम मुझे अपनी बाहों में भरकर मोहब्बत की बारिश बरसा दिया करते हो मुझ पर। मेरा दिल आज तुम्हारी दस्तरस में आने का तलबगार है। हानिया नाइटी के ऊपर गाउन को कंधों से उतारती हुई बेतकल्फी से शेरदिल की थाई पर बैठी, तो उसके इस अंदाज पर शेरदिल से अपना संभालना मुश्किल हो गया। कोई और वक्त होता तो वो हानिया के खुद से इस तरह करीब आने पर शायद पागल हो जाता। आज वो खुद उसकी मोहब्बत और कुर्बत की ख्वाहिशमंद थी। इतने नज़दीक आने के बाद जुदाई का अमल और भी ज़्यादा तकलीफ साबित होता है। क्यों आदी बनाना चाहती हो अपने दिल को मेरी कुर्बत का? फिर तन्हाई में यही लम्हात याद आएंगे तो तड़प जाओगे। शेरदिल हानिया का चेहरा संजीदगी से देखता हुआ उसे समझाने लगा, मगर हानिया उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर शेरदिल को चुप कराती बोली, जब भी तो मोहब्बत के दर से आशना ही मिलेगी। हानिया बोलती हुई शेरदिल के सीने से लग गई। शेरदिल को अपने हाल पर तरस आने लगा। न जाने ये लड़की उससे क्या चाह रही थी। जब वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, फिर ये सब क्यों? शेरदिल हानिया को बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठाता हुआ खुद सोफे से उठने लगा। तभी हानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी मर्जी ना होने के बावजूद इस मामले में तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाते आए हो। माफ़ नहीं करूँगी आज तुम्हें, अगर तुमने मुझे नज़रअंदाज किया तो। हानिया नाराज़ लहजे में अपनी नाराज़गी शेरदिल पर जाहिर करते उससे बोली, तो शेरदिल ने बेदिल के हाथों मजबूर होकर उसके आगे अपने घुटने टेक दिए। वो हानिया के वजूद को अपनी बाहों में लेकर बेड तक लाया। हानिया को बेड पर लिटाने के बाद अपनी शर्ट उतारता हुआ वो हानिया के ऊपर झुका। शेरदिल हानिया के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर हानिया को देखने लगा, जबकि हानिया खुद भी शेरदिल के गाल पर अपना हाथ रख के उसी को देख रही थी। तुम कैसी मोहब्बत करते हो? आहिस्ता आवाज़ में हानिया के पूछे गए सवाल पर शेरदिल ने अपने होंठ हानिया के होंठों पर रखकर बिना बोले उसे जवाब दिया। हानिया अपने दोनों बाजू शेरदिल के गिर लपेट चुकी थी, जिससे शेरदिल के अमल में मज़ीद शिद्दत आ गई। वो दीवाना वार उसकी सांसें अपनी सांसों में शामिल करने लगा। हानिया शेरदिल के अंदाज पर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख के उसे पीछे करने लगी, तो शेरदिल हानिया के दोनों हाथों की कलाइयों को मजबूती से पकड़कर तकिए पर रखता हानिया का चेहरा देखने लगा। दूरी बर्दाश्त कर लोगे मेरी? बोलो शेरदिल, मुझे छोड़ने की कैसे बात कर सकते हो तुम? क्या रह लोगे मेरे बगैर? अपने वजूद में शेरदिल को गुम होता देखकर हानिया से पूछने लगी। बेबस करके रख दिया है तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, बहुत मुश्किल है, एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी तुमसे दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकता शेरदिल। जज्बों से चूर आती शेरदिल की आवाज़ पर हानिया ने सुकून से आंखें बंद कर ली, जबकि शेरदिल उसकी गर्दन पर झुकता दीवाना वार अपने मोहब्बत की छाप उस पर छोड़ता चला गया। दिलावर मिशी के यूं अचानक घर से चले जाने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो घर से ऐसे कहाँ जा सकती है। इसी टेंशन में वो कार ड्राइव करता हुआ ऑफिस से वापस घर आ रहा था, तब अचानक उसकी गैर इरादी नज़र सामने शॉपिंग मॉल के गेट से नज़र अंदर जाती लड़की पर पड़ी। मिशी? दिलावर ने हैरत से ज़ेरे लब बुड़बुड़ाकर कार का रुख शॉपिंग मॉल की तरफ किया। ऐसे घर छोड़कर क्यों चली गई थी तुम? वो कपड़ों की बतूक में मजीद हैंग की वो ड्रेस देख रही थी, तब उसे अपने करीब से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, जिस पर उसने मुड़कर देखा। कौन? क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? वो मर्द चेहरे से काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और उसी से मुखातिब था, इसलिए वो दिलावर को देखती उससे पूछने लगी, मगर दिलावर उसकी बात सुने बगैर बोला, मिशी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था तुम्हारे लिए, डर गया था बहुत ज़्यादा तुम्हें घर में मौजूद ना पाकर। मैं जान गया हूँ जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। सामने मौजूद लड़की तहम्मुल से दिलावर की बात सुनती रही, लेकिन जब दिलावर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो जल्दी से पीछे हुई। 1 मिनट,
आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा नाम मिशी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। वो दिलावर की गलत फहमी दूर करती हुई जल्दी से बोली, मगर दिलावर उसकी बात सुनने या मानने के लिए तैयार नहीं था। माना कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम्हारी जुदाई में इतना पागल नहीं हुआ हूँ कि किसी भी गैर लड़की को पकड़कर उसे अपनी बीवी बोलने लग जाऊँ। मानता हूँ गलती हुई मुझसे, मुझे तुम्हारा एतबार करना चाहिए था, मगर तुम्हें मुझे एक मौका देना होगा तलाफ़ी का, क्योंकि जरिश ने अपने गुनाह की सज़ा पा ली है। तुम अब तक जान गई होगी उसके बारे में। दिलावर ने उसके इनकार का कोई नोटिस ना लेते हुए उसे दोनों बाजुओं से थमा तो उसने गुस्से में दिलावर के दोनों हाथों को झटक कर दूर किया। अजीब इंसान है आप, तो पीछे ही पड़ गया मेरे, दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया कहीं आपका? वो गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोली तो आसपास के दूसरे लोग उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुए। यहाँ गुस्सा करने के बजाय घर चलकर जितना मर्जी चाहो लड़ लेना, प्लीज़ घर चलो मिशी। दिलावर बोलता हुआ उसकी जानिब दोबारा बढ़ा। वो एकदम पीछे होकर दोबारा बोली, आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात? कितनी बार बोलूँ कि मैं आपकी बीवी मिशी नहीं हूँ? वो गुस्से में दिलावर से बोली तो दिलावर को भी गुस्सा आने लगा। दिलावर जानता था वो नाराज़गी में जानकर उसके साथ ऐसे कर रही है। इससे पहले दिलावर उसको हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घर ले जाता। तभी वहाँ दो लड़के आए। मैम, कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप हमें बताइए। वो दोनों लड़के दिलावर को देखते उससे मुखातिब थे। इससे पहले दिलावर उन दोनों को कुछ बोलता वो फ़ौरन बोल उठी, इन साहिब को कोई गलत फहमी हुई है, बार बार मुझे मिशी और अपनी बीवी बोलकर तंग किए जा रहे हैं। कब से मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मगर ये मेरी बात मानने या सुनने को तैयार ही नहीं है। वो दिलावर की तरफ इशारा करते इन दोनों लड़कों से बोली तो उसकी हरकत पर दिलावर को गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो अपनी नाराज़गी में दूसरे लोगों को बीच में ला रही थी। क्या यहीं खड़े खड़े इन लोगों के सामने साबित कर दूं कि बीवी हो तुम मेरी? बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा और घर चलो जल्दी से। इससे पहले दिलावर गुस्से में उसकी जानिब बढ़कर ज़बरदस्ती उससे अपने साथ ले जाता, मगर वो दोनों लड़कों के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए। ये शरीफों की जगह है मिस्टर, यहाँ दूसरी फैमिलीज भी मौजूद हैं। अगर अब आपने इनको तंग किया तो मजबूरन हमें यहाँ पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वो दोनों लड़के दिलावर को धमकाते हुए बोले। उनके देखा देखी दो लड़के मजीद और वहाँ पर आ गए। वहाँ रश लगता देखकर वो उस जगह से जाने लगी। इससे पहले दिलावर भी उसकी जानिब बढ़ता, उन चारों लड़कों ने दिलावर को पकड़ लिया, जिसका फ़ायदा उठाकर वो तेज़ कदम उठाती बुटीक से बाहर निकल गए। वो सच में मेरी बीवी है, मेरी मुझसे नाराज़ है, जब ही जानबूझकर ऐसे बोल रही है। छोड़ो तुम लोग मुझे, नहीं तो मैं पुलिस यहाँ बुलवाकर तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। दिलावर उन लड़कों पर गुस्से से चीखता हुआ बोला। उन लोगों से पीछा छुड़ाकर जब दिलावर बुटीक से बाहर निकला तो वो तेज़ कदम उठाती मॉल से बाहर निकल रही थी। मिशी रुको, सिर्फ एक मरतबा मेरी बात सुन लो। दिलावर वहीं से तेज़ आवाज़ में उससे बोला, जिस पर वो रुकी नहीं। जब तक दिलावर उसके पीछे पार्किंग एरिया में पहुंचा वो गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुकी थी। दिलावर पहचान गया था, ये गाड़ी रमला की पुरानी इस्तेमालशुदा गाड़ी थी। दिलावर गुस्से में शेरदिल को कॉल में लाने लगा। मेरे साथ ये डबल गेम खेलना बंद करिए आप लोग, यूँ मिशी को अपने पास छुपाकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो बीवी है मेरी, जल्द उसका पता लगाकर उसे अपने साथ ले जाऊंगा, बता दीजिएगा ये बात बेगम साहिबा को। दिलावर गुस्से में जो मुंह में आया वो मोबाइल पर शेरदिल से बोलता हुआ अपना मोबाइल ऑफ कर चुका था। अब अपना दिमाग ठंडा रखकर उसे पता लगाना था मिशी कहाँ हो सकती है। ज़मीर के गिफ्ट में दिए गए रमला के अपार्टमेंट में। सोच जहन में आते ही दिलावर गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैंने तुम्हें मना भी किया था, थोड़े दिन सब्र कर लो, फ्लैट से बाहर मत निकलो, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी है, तो अब पछताओ फिर। शेर को वैसे ही यकीन था इस बात का कि मैंने तुम्हें कहीं छुपाया हुआ है। आज की तुम्हारी हरकत ने दिलावर को भी शक में मुब्तला कर दिया। रमला अपने कमरे में मोबाइल पर मिशी को अच्छी तरह डांटती हुई बोली, दम घुट चुका है मेरा चार दीवारी में बंद रह रहकर। पहले भाई ने मुझे घर में कैद कर दिया, फिर दिलावर ने, अब आप भी वही सब कुछ मेरे साथ कर रही हैं। क्या इसलिए मैं दिलावर का घर छोड़कर आपके पास आई थी? और कोई शक नहीं हुआ होगा उसे, मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था और उससे नज़र बचाकर बर वक्त निकल भी गई थी वहाँ से। आप उसकी टेंशन मत लें। अब मिशी ने रमला से ज़्यादा अपने आप को इस बात के लिए रिलैक्स करना चाहा था, मगर फ्लैट में पहुँच अब अंदर से उसे बड़ी घबराहट हो रही थी। अगर दिलावर बेवकूफ़ आदमी होता तो मैं टेंशन नहीं लेती, देख लेना, पता लगा लेगा वो तुम्हारा। अब मुझे बताओ, दिलावर को माफ़ करके उसके साथ वापस जाना चाहती हो या मैं शेर को सारी हकीकत बताकर तुम्हें ड्राइवर के साथ यहाँ बुलवा लूँ? जो भी फैसला तुम करना चाहो मुझे बता दो। रमला मिशी को समझाती हुई बोली तो मिशी की तवज्जो डोरबेल की तरफ गई। बाद में बात करते हैं, कोई है दरवाजे पर। मिशी रमला से बोलकर कॉल रखती हुई दरवाज़ा खोलने चली गई। थोड़ी देर पहले ही उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मगर दरवाजे पर डिलीवरी बॉय के बजाय दिलावर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बात कहूँ, गर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, कुछ चुप चुप से, कुछ चंचल से, कुछ पागल पागल लगते हो। हैं चाहने वाले और बहुत, हम पर मर मिटने वाले और बहुत, पर तुमने ही कुछ बात अनोखी, तुम अपने अपने लगते हो। यूँ बात बात पर खो जाना,
कुछ कहते कहते रुक जाना, जो बात है हमसे क्या डालो, किस उलझन में तुम रहते हो, एक बात कहूँ अगर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हानिया के नंबर से आई नज़म पढ़कर शेरदिल के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अभी उसने ऑफिस से वापस लौटकर घर में कदम रखा ही था, मोबाइल अपनी पॉकेट में रखता वो कमरे में जाने लगा। तभी परेशान सी रमला उसके पास चली आई। शेरदिल के पूछने से पहले वो खुद बोल उठी, दिलावर ने मिशी को शॉपिंग मॉल में देख लिया। इससे पहले वो मिशी तक पहुंचे, तुम मिशी को नज़ीर के साथ यहाँ बुलवा लो। रमला की बात सुनकर शेरदिल ना तो हैरान हुआ था कि मिशी रमला के पास ही मौजूद थी, ना ही परेशान हुआ था। दिलावर को मिशी के बारे में इल्म हो चुका है। अच्छा, तो ये वजह थी दिलावर कितने गुस्से में कॉल करने की। मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ, आप टेंशन मत लें। शेरदिल रमला को रिलैक्स करता हुआ पॉकेट से दोबारा मोबाइल निकालकर दिलावर का नंबर डायल करने लगा। अब तक तुम यकीनन मिशी के पास पहुंचने वाले होगे या पहुंच चुके होगे। उसे अपने साथ घर ले जाने से पहले यहाँ ले आओ। दिलावर, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। शेरदिल दिलावर से मोबाइल पर बात कर रहा था। रमला हैरत से आंखें खोले उसे देखने लगी। शेरदिल के कॉल रखने पर उसने शिकवा भरी नज़र शेरदिल पर डाली। ऐसे क्यों देख रही हैं? बुलवा तो लिया मैंने मिशी को यहाँ। अगर मिशी खुद दिलावर के साथ नहीं जाना चाहेगी तो मैं मिशी को वापस नहीं जाने दूंगा, प्रॉमिस। अब रिलैक्स हो जाइए। शेरदिल रमला से बोलता हुआ अपने कमरे में चला आया, जहाँ सामने वो दुश्मन जहाँ बेड पर बैठी हुई उसके लखते जिगर को फीड करवाने में मसरूफ़ थी। तुम शाजिल को अपना फीड दे रही हो? मैंने मना किया था तुम्हें। और ये नरगिस कहाँ है? शेरदिल कमरे में आता हुआ चेहरे पर संजीदगी तारी किए हानिया से पूछने लगा। टॉप फीड शाजिल को सूट नहीं कर रहा और मदर फीड इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने नरगिस की छुट्टी कर दी है जॉब से। उसका कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि शाजिल नरगिस से ज़्यादा मेरे पास कंफर्टेबल रहता था। हानिया शेरदिल को जवाब देती हुई सोए शाजिल को एहतियात से बेड पर लेटाने लगी तो शेरदिल हानिया की बात सुनकर चलता हुआ हानिया के पास आया। क्यों डाल रही हो इसकी अपनी आदत? फिर ये भी बाप की तरह सारी ज़िंदगी भर खवार रहेगा। शेरदिल हानिया का तरोताज़ा चेहरा देखता हुआ उससे बोला। हानिया शेरदिल की बात पर मजीद उसकी तरफ कदम बढ़ाती बोली, ये तुम बात बात पर मेरे जाने का जिक्र क्यों किए जा रहे हो? वजह बताओगे मुझे? वो अपने दोनों हाथ बांधती हुई शेरदिल से पूछने लगे। समझ लो अपने जहन को आमादा कर रहा हूँ और साथ ही दिल को भी मजबूत करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। शेरदिल हानिया को देखता हुआ बोला, काश कि वो इस वक्त खुद ही से बोल देती कि वो उसको और शाजिल को छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। शेरदिल ही दिल में दुआ मांगने लगा। कल रात खुद से तुम्हारे इतने करीब आने के बाद तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुमसे दूर तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ? हानिया शेरदिल के नज़दीक आकर सारा फासला समेटती उसे पूछने लगी। शेरदिल हानिया की बात पर बुरी तरह चौंका। 2 सेकंड पहले मांगी दुआ कबूलियत का दर्जा पा चुकी थी। शेरदिल से हैरत ज़दा होकर कुछ बोला ही नहीं गया। वो खामोशी से हानिया को देखने लगा। तब हानिया दोबारा बोली, मैंने अपना बचपन माँ के बगैर गुजारा है। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगी मेरा बेटा भी इस महरूमी का शिकार है। वैसे भी औलाद के लिए माँ और बाप दोनों की तवज्जो ज़रूरी होती है। हानिया शेरदिल को देखती उसे बताने लगी, यानी तुम शाजिल की वजह से मेरे साथ समझौते की बुनियाद पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? शेरदिल हानिया से पूछने लगा। उसे ये खुशफहमी हरगिज़ नहीं थी कि हानिया भी उससे उसकी तरह मोहब्बत करती। उसके लिए यही काफ़ी था। वो अब उसके पास से कहीं नहीं जाएगी। तुम क्या चाहते हो? अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ मोहब्बत की बुनियाद पर गुजार दूँ? हानिया शेरदिल के गले में दोनों बाजू डालती हुई बेतकल्फ़ी से शेरदिल से पूछने लगे, जिस पर शेरदिल ने हल्के से मुस्कुराकर उसको कमर से थामा। तुम्हारी मोहब्बत की चाह नहीं है, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारने पर आमादा हो। बेशक वजह शाजिल ही सही और मोहब्बत हो ना हो, मगर मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता बल्कि अच्छा लगने लगा। अभी तुमने ही ये बात मुझे ये मैसेज पर बोली है। मैं सारी ज़िंदगी इसी खुशी में गुजार दूँगा। शेरदिल सरशार होता हानिया से बोला। उसकी आंखों में एक मरतबा फिर हानिया को देखकर मोहब्बत के दीप जगमगाए थे, जिन्हें देखकर हानिया मुस्कुरा दी। तुम्हें छोड़कर ना जाने की वजह शाजिल नहीं है। हमारा बेटा अगर हमारे दरमियान नहीं होता तब भी शायद मोहब्बत ना होने के बावजूद भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने की आदत पड़ गई है मुझे। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करता है तुम्हारा एहसास मुझे। हानिया सच बयान करती हुई शेरदिल के सीने पर अपना सर रख चुकी थी। शेरदिल भी हानिया के बालों पर अपने होंठ रखता हुआ उसके वजूद को अपने हिसार में ले चुका था। तो फिर आज रात ये बताने की इजाज़त है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ? शेरदिल हानिया के वजूद को बाजुओं में भरे शरारत भरे लहजे में हानिया से पूछने लगा। जैसे रोज़ रात में तो बड़ा मेरी इजाज़त से मुझे बताते हो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। हानिया शेरदिल के हिसार में उसको घूरती हुई बोली तो शेरदिल ने मुस्कुराकर अपने होंठ हानिया के होंठों पर रख दिए। शेरदिल को यकीन हो गया था कि अगर अभी हानिया को उससे मोहब्बत नहीं थी तो चंद सालों तक वो अपनी मोहब्बत से उसका दिल जीत लेगा। अपनी आदतें तो वो हानिया को डाल ही चुका था, तो उसे अपनी मोहब्बत से गर्विदा कर लेना भी मुश्किल काम नहीं था। इससे पहले मिशी दरवाज़ा बंद करती दिलावर घर के अंदर दाखिल हो चुका था। ये क्या बदतमीज़ी है? तुम यहाँ भी पीछा करते करते पहुँच गए और ये घर के अंदर क्यों चले आ रहे हो तुम? ये कौन सा तरीका है किसी घर में दाखिल होने का?
मिशी दिलावर के पीछे कमरे में आती हुई उससे बोली, जो बाहर का दरवाज़ा बंद करके अब बेडरूम में आ चुका था। मिशी के बोलने पर वो रुकता हुआ मिशी से पूछने लगा, तो आप अभी भी मेरे सामने अनजान बनने की एक्टिंग करेंगे? याद नहीं आ रहा आपको कि मैं कौन हूँ आपका? दिलावर गौर से मिशी का चेहरा देखता हुआ संजीदा लहजे में उससे पूछने लगा। याद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं। मिशी उसके संजीदा अंदाज को नज़रअंदाज करती हुई दिलावर से बोली, जबकि अंदर से उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। ठीक है, ऐसे आपको मानना भी नहीं है। अब आपकी याददाश्त वापस लाने का ये एक ही तरीका बचा है। दिलावर ने उसके मुकरने पर वक्त ज़ाया किए बगैर खींचकर मिशी को अपनी बाहों में भर लिया। ये क्या बेहूदगी है, छोड़ो मुझे। तुम्हें किसी लड़की के साथ इस तरह से पेश आते हुए शर्म आनी चाहिए। आह, ये क्या कर रहे हो तुम? मिशी को अपनी बाहों में लेने के बाद दिलावर ज़बरदस्ती उसे बेड पर लेटाता हुआ मिशी के नाजुक वजूद पर झुक गया। अपनी बीवी के साथ ये सब करते हुए कौन शर्माता है? कोई पहली मर्तबा तो ऐसा नहीं कर रहा आपके साथ जो आप यूँ गुस्सा हो रही हैं। दिलावर मिशी के वजूद को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ उसके होंठों को देखकर बोलने लगा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, सुना तुमने? अगर तुमने मजीद मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हें। मिशी दिलावर की बहकी नज़रों को देखती बोली, जो उसके होंठों पर मरकूज थी, तो आप मुझे? दिलावर मिशी की धमकी पर सवालिया अंदाज में उसके होंठों को देखता हुआ मिशी से सीरियस होकर पूछने लगा, तो मैं तुम्हारा कत्ल कर डालूंगी, याद रखना अगर तुमने कोई भी बदतमीजी की मुझसे तो। मिशी उसकी डिठाई पर गुस्से में दिलावर को धमकाते हुए बोली, जिस पर दिलावर मिशी को वजूद को यूं ही अपनी गिरफ्त में जकड़े मुस्कुराया। तो समझ लें, आज मैं आपके इन प्यारे से हाथों से कत्ल होने का इरादा रखता हूँ। दिलावर उसकी धमकी पर लुत्फानंदोज होकर मिशी के होंठों को अपने होंठों में कैद कर चुका था। मिशी ने एहतजाजन अपने हाथ चलाने चाहे, जिन्हें दिलावर बिना उसके होंठों को आज़ाद किए अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में पकड़ चुका था। मिशी उसकी कैद में चंद सेकंड फड़फड़ाने के बाद अब हार मानती बिल्कुल साकित हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद दिलावर मिशी को अभी भी आज़ादी बख्शने के मूड में नहीं था। वो आहिस्तगी से मिशी की दोनों कलाइयों को छोड़ता हुआ अपने दोनों हाथ मिशी की कमर पर ले जाकर उसके वजूद को अपनी बाहों में भर चुका था। दिलावर ने अपनी सांसों के मिलाप पर सिलसिला मिशी की सांसों से जोड़े रखने के साथ ही उसके नाजुक वजूद को कमर से जकड़कर करवट लेता हुआ खुद बेड पर लेटकर मिशी के वजूद को अपने ऊपर ले चुका था, जिससे उन दोनों की सांसों के मिलाप का तसलसल टूटा तो मिशी फ़ौरन पीछे होती उठकर बैठ गई। दिलावर की बेबाकी पर उससे कुछ बोला ही नहीं गया। अब मैं खुशी खुशी आपके हाथों से कत्ल होने को तैयार हूँ। आपके इन खूबसूरत होंठों को चूमकर मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर चुका हूँ। अब आप जान ले लें, मेरी मुझे कोई गम नहीं। दिलावर बेड पर लेटा हुआ मिशी से बोलकर उसे दोबारा अपनी जानिब खींचकर अपने ऊपर गिरा चुका था। दिलावर छोड़ो मुझे, अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ। दिलावर के खींचने पर मिशी ना सिर्फ उसके सीने से टकराई थी, बल्कि मिशी के होंठों ने भी दिलावर के होंठों को छुआ था। वो दिलावर की हरकत पर उसको टोकती दोबारा बेड पर उठकर बैठ गई। लो, तो आ गई आप, अब आपकी याददाश्त वापस, जान हो गई अच्छी तरह से कि मैं कौन हूँ आपका। अगर आप 7 पर्दों में भी अपने आप को छुपा कर मेरे सामने आ जाए तो मैं आपकी खुशबू से आपको पहचान सकता हूँ। इसलिए दोबारा कभी ऐसे अनजान बनने की मेरे सामने कोशिश मत कीजिएगा। दिलावर मिशी के मुंह से अपना नाम सुनकर बेड से उठकर मिशी के बराबर में बैठता हुआ बोला तो मिशी ने अफसोस भरी निगाह दिलावर पर डाली। मुझे पहचानने का दावा नहीं करो, असल हकीकत तो यह है कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। अगर पहचान जाते तो कभी मेरे इतने करीब आकर यूँ मेरे किरदार पर शक नहीं करते। मिशी दिलावर को देखकर उससे शिकवा करती हुई बेड से उठने लगे तो दिलावर ने मिशी की कलाई पकड़ ली। क्या उस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकती आप मुझे? दिलावर अपनी गलती तस्लीम करता हुआ मिशी को देखकर उससे पूछने लगा तो दिलावर मिशी की बात पर टाइम ज़ाया किए बगैर बोली, मैं जरिश को तो माफ़ कर सकती हूँ मगर तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मिशी दोबारा से अपना हाथ छुड़वाकर बोलती हुई कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे दिलावर उसकी पुश्त पर आकर खड़ा हो गया था, मगर मिशी ने मुड़कर उसकी जानिब नहीं देखा। जरिश ने अपने साथ खुद बुरा किया और खुद ही अपने गुनाह की सज़ा अपने लिए तजवीज़ कर ली। मैंने आपका दिल दुखाया, आप पर एतबार नहीं किया, आपको उस बात की सज़ा की जो वो आपने किया ही नहीं था। अब आप जो चाहे मुझे सज़ा दें, मैं आगे से उफ तक नहीं करूँगा, मगर प्लीज़ मिशी एक मरतबा मुझे माफ़ कर दें। अपनी पुश्त से आती दिलावर की आवाज़ पर मिशी मुड़कर उसका चेहरा देखने लगी, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वह सच में नादिम है। दिलावर, तुमने मुझसे मोहब्बत तो कर ली मगर मेरा एतबार नहीं कर सके तुम। तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए यही सज़ा मैंने तजवीज़ की है कि तुम मुझे अपने साथ बांधे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो, क्योंकि ऐसे साथ ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं जब इंसान दूसरे पर एतबार न कर सके। मिशी की बात सुनकर दिलावर जब से लब भींच गया। वो मिशी को बाजुओं से सख्ती से पकड़कर खुद से करीब करता हुआ बोला, आप जो भी सज़ा देंगी वो मुझे मंजूर है, मगर आपसे रिश्ता ख़त्म करने या ताल्लुक़ ख़त्म तोड़ने का तसव्वुर मैं ख्वाब में भी नहीं कर सकता मिशी, और ना ही आपको इजाज़त दूंगा कि आप ऐसी बात कभी दोबारा अपने मुँह से निकालें। दिलावर मिशी का चेहरा देखकर संजीदगी से बोलता हुआ उसके दोनों बाजू
छोड़कर अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम चुका था। क्या हम दोनों एक साथ रहकर दोबारा से अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर सकते मिशी? गलतफहमी में पहले ही बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो चुका है। मैं मज़ीद आपके और अपने रिश्ते को ना एतबारी की भिंड चढ़ता हुआ नहीं देख सकता। प्लीज़ मेरे साथ वापस घर चलिए। अगर ज़रिश दुनिया से जाने से पहले एतराफ़ जुर्म ना भी करती, मैं तब भी आपको छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इन चंद दिनों में तो आपकी जुदाई ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता। दिलावर उसका चेहरा थाम कर एतराफ़ मोहब्बत कर रहा था, जिस पर मिशी की आंखें छलक पड़ी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे अपने साथ ले जाकर तुम फिर से वही सब करोगे, वैसे ही हो जाओगे सख्त दिल। मिशी दिलावर का एतबार करना चाहती थी, मगर वो रोती उससे शिकवा करने लगी। तो दिलावर मिशी के वजूद को अपने हिसार में लेता बोला, जो कुछ हमारे दरमियान में हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाने की कोशिश करिए। सिर्फ एक मरतबा मुझे माफ़ करके अपनी मोहब्बत साबित करने का मौका दें। मैं वादा करता हूँ आप अपने दिलावर का ऐसा मोहब्बत भरा रूप देखेंगे कि आपको खुद की किस्मत पर रश्क होगा। दिलावर मिशी के वजूद को अपने हिसार में लिए मोहब्बत से बोला, मैं सिर्फ खाना बनाया करूँगी, बाकी घर का काम मैं नहीं कर सकती। मिशी की शर्त सुनकर दिलावर ने मुस्कुराकर अपने होंठ मिशी के बालों पर रखे। आपको खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं मेड और कुक दोनों का अरेंज कर दूंगा आपके लिए। आप बस पहले की तरह हर हफ्ते शॉपिंग पर जाया करिएगा। मिशी दिलावर के हिसार में उसकी बात सुनकर अपना सर दिलावर के सीने से हटाकर दिलावर को देखती घूरने लगी। नाराज़ क्यों हो रही हूँ? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और बेफिक्र रहिए। अब आपका शौहर इस काबिल है कि वो आपके सारे खर्चात अफोर्ड कर सके, आपको सारी आसाइशात फराहम कर सके। बदले में सिर्फ मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए और 2 क्यूट से बेबीज़। दिलावर प्यार भरे लहजे में मिशी का चेहरा देखता हुआ उससे बोला, मगर उसकी आखिरी बात पर मिशी बुरी तरह झिमके। तुम ऊपर से जितने शरीफ लगते हो, अंदर से उतने छिछोरे हो। ये बात सिर्फ मेरे अलावा कोई दूसरा तुम्हारे बारे में नहीं जान सकता। मिशी ने दिलावर से बोलते हुए अपने हाथ का मुक्का बनाकर दिलावर के सीने पर मारा, जिस पर दिलावर कहका लगाकर हंसा। दिलावर, मुझे मेरे भतीजे को देखना है, सिर्फ एक मरतबा भाई की गैर मौजूदगी में मुझे मेरे घर ले चलो प्लीज़। मिशी दिलावर के बाजू से निकलकर उससे फरमाइश करती हुई बोली। जब से रमला ने उसे शाजिल की तस्वीरें व्हाट्सएप की थी, तब से वो अपने भतीजे को देखने के लिए बेकरार थी, मगर मसला शेरदिल की नाराज़गी का था। उनकी गैर मौजूदगी में क्यों? अगर आपको अपने भतीजे से मिलना तो चोरों की तरह अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर जाने से पहले अभी आपकी तरफ चलते हैं। दिलावर सीरियस होकर मिशी से बोला। तो मिशी हैरत से दिलावर का चेहरा देखने लगी। वो सच में ऐसे बोल रहा था, मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मगर दिलावर, इस वक्त तो भाई घर पर मौजूद होंगे, वो बहुत गुस्सा करेंगे। अभी जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मिशी दिलावर को इनकार करती हुई बोली, वरना अपने घर को तो वो कब से मिस कर रही थी। कोई गुस्सा वुस्सा नहीं करेंगे, हम अभी आपके घर चल रहे हैं। मगर मेरी एक बात याद रखिएगा, वहाँ जाने के बाद ज़्यादा जज्बाती होकर रुकने का मत बोलिएगा मुझे। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, जो मैं आपको घर पहुँच कर दूँगा। दिलावर मिशी को पहले ही समझाता हुआ बोला, क्योंकि उससे ने पहले से इरादा कर लिया तो वो मिशी को लेकर अपने ज़ाती घर में शिफ्ट होगा, जो उसने 1 माह कबल ज़रिश की मौत से पहले कुछ अपनी ज़मीन बेचकर कुछ लोन लेकर ख़रीदा था। दिलावर, शायद हमें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। भाई मुझे देखकर बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। मिशी हॉल में दिलावर के साथ दाखिल होती हुई घबराकर दिलावर से बोली, मिशी। इससे पहले दिलावर मिशी से कुछ बोलता, मिशी के कानों में शेरदिल की आवाज़ गूंजी, तो वह दिलावर से अपनी नज़रें हटाकर सामने खड़े शेरदिल को देखने लगे, जिसके चेहरे पर गुस्से के बजाय मुस्कुराहट थी। मिशी को हैरत का झटका तब लगा जब शेरदिल ने उसको अपने पास बुलाने के लिए मिशी की जानिब पर अपने दोनों हाथ बढ़ाए। मैं आपके भाई के ऑर्डर पर ही आपको यहाँ लेकर आया हूँ, वो खुद आपसे मिलना चाहते थे। दिलावर की बात सुनकर मिशी हैरत से दिलावर को देखने लगी। दिलावर मिशी को शेरदिल के पास जाने के लिए इशारा करने लगा, तो मिशी मुस्कुराती हुई आगे बढ़कर शेरदिल के बाजुओं में समा गई। मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दें भाई। प्लीज़ एक मरतबा बोल दें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं आपकी नाराज़गी मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिशी शेरदिल के कंधे से लगी आंसू बहाती उससे माफ़ी मांगती हुई बोली, अपनी इकलौती बहन से उसका भाई कब तक नाराज़ रह सकता है? शेरदिल मिशी को प्यार भरे लहजे में उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को साफ करता बोला। यह जज्बाती सा मंजर दिलावर के अलावा रमला और शाजिल को गोद में थामी हुई हानिया भी मुस्कुरा कर देख रही थी। अब उन सब के दरमियान तमाम बदगुमानियों के बादल छट चुके थे। लो भाई, बादल भी छट चुके हैं और सस्पेंस भी ख़त्म हो गया और कहानी भी ख़त्म हो गई और नावल भी ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये नावल? मुझे पूरी उम्मीद है कि नावल अच्छा लगा होगा। ज़ीनिया शर्जील का नावल था और उनके नावल अच्छे होते हैं। अभी अजान हो रही है और तो मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, इस नावल को अभी ख़त्म कर देते हैं ताकि मैं अजान के दरम्यान में ज़्यादा ना बोल पाऊँ। तो इसको ख़त्म करते हैं और अपना ढेरों ढेर आप लोगों ने ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। क्योंकि अच्छा मैं ये नहीं बताती मैंने ये कब रिकॉर्ड किए,
लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि मेरे पेपर्स आ चुके हैं, तो बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे पेपर अच्छे से हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।